नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसवी टीचिंग जोन पर। देखिए दोस्तों, हम रीड सेकंड लेवल का सिलेबस कर रहे थे और इस श्रृंखला में हम केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो कर रहे थे और हम परमाणु संरचना के जो मॉडल हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने परमाणु संरचना का जो रदरफोर्ड मॉडल है उसके बारे में डिटेल से पढ़ा था। हमने उसकी कमियां देखी थी, रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है, किस पे उन्होंने प्रयोग किया, ये सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब देखिए, रदरफोर्ड मॉडल में हमने दो कमियां मुख्यतः देखी थी। एक तो कि रदरफोर्ड है वो ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में वो कुछ नहीं बता पाए। और दूसरी कमी इनकी ये थी कि वे मैक्सवेल के ऊर्जा जो सिद्धांत है उसके अनुसार वो उसकी व्याख्या नहीं कर पाए इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो वो व्याख्या नहीं कर पाए। वो जो दो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए बोर मॉडल आया। ठीक है, तो अब देखिए बोर मॉडल क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो बोर मॉडल है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अब देखिए बोर मॉडल है तो पहले हम इसका देख लेते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है। बोर मॉडल, ज़रूरी नहीं कि आपको बोर मॉडल दिया हुआ मिले, इसकी जगह आपको ये भी मिल सकता है परमाणु संरचना का क्वांटम यांत्रिक प्रयोग, ये भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बोर मॉडल को क्या बोलते हैं, क्वांटम यांत्रिक प्रयोग भी इसको बोला जाता है। अब देखिए बोर मॉडल है वो दिया किसने, तो नील्स बोर ने दिया। नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने ये मॉडल दिया और अपने नाम पर ही इन्होंने इसका नाम रख दिया बोर मॉडल। और ये मॉडल कब दिया गया, तो 1913 में ये मॉडल दिया गया। तो आपको ये डेट भी याद रखनी है, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है, अब देखिए ये मॉडल क्या है। हमें ये तो पता चल गया कि ये मॉडल है वो रदरफोर्ड मॉडल की जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए दिया गया था। और इस मॉडल में अब क्या बताया इन्होंने, नील्स बोर ने, तो वो हम देख लेते हैं। तो देखिए नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर गति करते रहते हैं। ये तो हमें पता है क्योंकि ये किसने बता दिया था, रदरफोर्ड ने बता दिया था। ठीक है, तो नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर गति करते रहते हैं किसी भी कोश में या कक्ष में, तो इन पर दो तरह के बल कार्य करते हैं। इन पर कितने तरह के बल कार्य करते हैं, इन पर दो तरह के बल कार्य करते हैं। कौन कौन से बल कार्य करते हैं, तो आप लिख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता है तो इस पर दो तरह के बल कार्य करते हैं। अब देख लेते हैं हम कि ये कौन से बल होते हैं। ये देखिए हमारा नाभिक है, इसके चारों ओर ये कोश है और इसमें ये कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। ठीक है, अब इस पर दो बल कार्य करेंगे, बोर ने ये बताया। तो दो बल कार्य किस तरह से करेंगे, देखिए इस पर एक बल इस तरह से लगेगा बाहर की ओर, एक बल इलेक्ट्रॉन पे लगेगा बाहर की ओर जो इसको बाहर की ओर निकालने की कोशिश करेगा, और दूसरा बल इलेक्ट्रॉन पे लगेगा अंदर की ओर जो इसको अंदर की ओर खींचेगा, अंदर की ओर खींचने की इसको कोशिश करेगा। ये दो बल इस पे कार्य करते हैं। ये किसने बताया, ये नील्स बोर ने बताया, बोर मॉडल में बताया। अब ये बल कौन कौन से होते हैं, तो इन्होंने बल के नाम कौन कौन से बताए। तो देखिए इन्होंने बताया पहला इन्होंने बताया कि एक होता है अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, इन्होंने बताया अभिकेंद्रीय बल। और दूसरा इन्होंने बताया अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। अब देखिए ये बल क्या है। नील्स बोर ने बताया कि अभिकेंद्रीय जो बल होता है, जो अभिकेंद्रीय बल होता है ये क्या करता है, अभिकेंद्रीय मतलब केंद्र की ओर, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को केंद्र की ओर खींचने की कोशिश करता है। ये इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचने की कोशिश करता है। ये बल कौन सा होता है, अभिकेंद्रीय बल। जो बल इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचने की कोशिश करता है उस बल को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है अभिकेंद्रीय बल। तो ये बल किधर लगता है, केंद्र की ओर। ये बल कहाँ लगता है, केंद्र की ओर। दूसरा है अपकेंद्रीय बल, तो ये बल कहाँ लगता है,
बाहर की ओर, बाहर की ओर। देखिए, अब देखिए ये जो बल है वो हमारा कौन सा बल है? ये अपकेंद्रीय बल है, बाहर की ओर लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे। ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये कौन सा बल है? तो हम कहेंगे ये अभिकेंद्रीय बल है, क्योंकि ये केंद्र की ओर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन को केंद्र की ओर ये बल खींचने की कोशिश कर रहा है। तो रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए बोर ने जो मॉडल दिया उसमें इन्होंने दो बल बताए, एक अभिकेंद्रीय बल, एक अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल जो इलेक्ट्रॉन को केंद्र की ओर खींचने की कोशिश करता है, और अपकेंद्रीय बल जो इलेक्ट्रॉन को केंद्र से बाहर की ओर, मतलब कक्षा से बाहर निकालने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। अब इन्होंने इन दोनों बलों के मान दिए, वैल्यू बताई इन्होंने। तो देखिए, अब अभिकेंद्रीय बल की इन्होंने क्या वैल्यू बताई? तो बात करें हम अभिकेंद्रीय बल की, तो इन्होंने इसकी वैल्यू बताई ZE² इन्होंने क्या बताया इसकी वैल्यू? तो हम बोलेंगे ZE²/R², ठीक है। ये इन्होंने इसकी वैल्यू बताई, अभिकेंद्रीय बल की वैल्यू क्या बताई? ZD²/R²। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। अब देखिए, अपकेंद्रीय बल है, इन्होंने इसकी वैल्यू क्या बताई? तो इसकी वैल्यू बताई mv²/R, mv²/R। अब देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है समझने वाली, इसमें इन्होंने ये बताया कि जो अभिकेंद्रीय बल है और जो अपकेंद्रीय बल है, इन दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये पॉइंट आपको याद रखना है क्या? कि नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन पर, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी भी कक्षा में चक्कर लगाता है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं, और उन दोनों बलों के नाम होते हैं अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। इनकी वैल्यू ये हैं, और ये इन दोनों बलों का मान क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। जितना अभिकेंद्रीय बल लगता है उतना ही अपकेंद्रीय बल लगता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित पथ में गति करता रहता है, वो ना तो अंदर की ओर जाता है ना बाहर की ओर आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझे तो ये थोड़ा आप लिख लीजिए, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, वीडियो को रोक के आप लिख लीजिए। अब देखिए, ये दोनों बल इन्होंने बताए नील्स बोर ने। अब ये दोनों बल बराबर हैं, बराबर होने के कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित कक्षा में निश्चित पथ पे गति करता रहता है। जैसे देखिए, ये जैसे कोई वस्तु है, समझने के लिए हम मान लेते हैं कि ये कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी वस्तु है। एक व्यक्ति इसको इधर से खींच रहा है, इधर खींच रहा है एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति इसको इधर से खींच रहा है, ये कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, ये इसको इधर से खींच रहा है। दूसरा व्यक्ति है, ये इसको इधर खींच रहा है। यहाँ भी कोई एक व्यक्ति है, वो इसको कहाँ खींच रहा है? वो इसको इधर से खींच रहा है। अब देखिए, व्यक्ति ऐसे बना दिया, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए, इस वस्तु पे जितना बल ये लगाएगा, जितना फोर्स ये लगाएगा, अगर उतना ही ये लगाएगा, दोनों अगर बराबर इस पे बल लगाएंगे तो वस्तु क्या रहेगी? यहाँ बीच में रहेगी, ना इधर जा पाएगी ना उधर जा पाएगी। अगर ये इस पे ज़्यादा बल लगा देता है तो ये वस्तु इधर खिसक जाएगी, ये अगर ज़्यादा लगा देगा तो इधर खिसक जाएगी। लेकिन अगर दोनों का बल समान है, बराबर है, तो ये वस्तु क्या रहेगी? स्थिर रहेगी, बीच में कहीं भी नहीं खिसक पाएगी। इसी तरह तो इलेक्ट्रॉन में होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, तो इस पे ये बल और ये वाला बल, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल, दोनों बल बराबर मात्रा में काम करते हैं। दोनों बलों का मान समान है। हम क्या लिख सकते हैं इनको? mv² बराबर हम लिख सकते हैं ZD²/R², ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो इन दोनों का मान बराबर होने के कारण क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन हो वो एक फिक्स जगह पे रहेगा, वो एक निश्चित कक्षा में ही गति करता रहेगा, उसकी कक्षा है वो चेंज नहीं होगी। समझ में आ गया? तो देखिए, रदरफोर्ड की जो पहली कमी थी वो बोर ने दूर कर दी, दोनों बलों के बल बता के कि इस तरह से बल कार्य करते हैं, इसी कारण इलेक्ट्रॉन है वो
मैक्सवेल के ऊर्जा सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर नहीं गिरता है। अब देखिए बोर मॉडल में इन्होंने रदरफोर्ड मॉडल की दूसरी कमी के बारे में बताया। दूसरी कमी क्या थी कि वो इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बता पाए थे। तो इन्होंने क्या बताया कि किसी भी कोष में, बोर ने बताया कि किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या किससे ज्ञात करें, तो इन्होंने बताया 2n²। ये आपको ध्यान में रखना है, बस इससे ये पूरा हो जाएगा 2n²। इन्होंने क्या बताया बोर ने कि किसी भी कोष में अगर हमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता करना है, रदरफोर्ड संख्या के बारे में ही तो नहीं बता पाए थे, तो इन्होंने बताया कि किसी भी कोष में अगर हमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता करना है तो हम 2n² से उसका पता कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से हम उसका पता कर सकते हैं। हम किसी भी जो कोष है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या का हम पता लगा सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब देखिए कैसे पता लगाएं, तो हम थोड़ा सा करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लेते हैं कोष, यहाँ पे लेते हैं हम n, मतलब कोष की संख्या, कौन से नंबर का कोष है, कोष का नंबर। यहाँ पे लेंगे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे, तो हम फॉर्मूला काम में लेंगे 2n²। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आपको ये बोल देंगे कि किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन का पता लगाने के लिए कौन सा फॉर्मूला काम में लेते हैं, और फिर आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, 4n², 2n², 2n, 2n+1 ऐसे दे देंगे। तो आपको याद रखना है कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे हम, 2n²। अब देखिए कोष हम लेंगे k, l, m, n। कोष यही तो होते हैं, ऐसे फिर आगे चलता जाता है, ठीक है। अब देखिए k है पहला कोष, l है दूसरा, m है तीसरा और n है चौथा कोष, ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रॉन का पता लगाना, तो हमें सिंपली इस फॉर्मूले में हमें n का मान रखना है। तो हम करेंगे 2, 1 का स्क्वायर, क्या रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे कितना आएगा 8 इलेक्ट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन और 32 इलेक्ट्रॉन, ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जैसे अगर हम मान लो ये कोष लेते हैं हम m की अगर हम बात करें तो इसमें न्यूनतम कम से कम इलेक्ट्रॉन तो हो सकते हैं, कितने भी कम इलेक्ट्रॉन तो हो सकते हैं, लेकिन इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 18 ही हो सकते हैं। 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन m कोष है उसमें नहीं भरे जा सकते। m कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो हम कहेंगे 18 होती है। तो ये आप बना लीजिए थोड़ा सा। अब देखिए हम थोड़ा सा कोष के बारे में और जान लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपको याद हो गया, क्या होता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला, 2n²। अब देखिए जैसे ये हमारा है नाभिक, इसके चारों ओर ये जो राउंड लगे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन है वो गति करते रहते हैं, इनको क्या बोलते हैं, तो इनको ही बोला जाता है कोष। कोष भी इनको बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका कक्ष भी इनको बोलते हैं, ऊर्जा स्तर भी इसको बोलते हैं, और कई बार सेल भी लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। तो ये इसके नाम है, आपको याद रखने हैं कि इनका नाम क्या होता है। इनको कोष भी बोलते हैं, कक्ष भी बोल सकते हैं, ऊर्जा स्तर भी बोल सकते हैं और सेल भी बोल सकते हैं। ये कोष कौन से हैं, जैसे यहाँ से शुरू होगा तो पहला कौन सा होता है, K, L, M, N, और फिर ऐसे बाहर बाकी हैं वो चलते जाएंगे, ठीक है। N के बाद में K, L, M, N, फिर ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कोष। अब देखिए इन कोष में अगर हम ऊर्जा की बात करें तो सबसे अधिक ऊर्जा वाला कोष कौन सा है इनमें, तो सबसे अधिक ऊर्जा वाला कोष अगर हमसे पूछे तो हम कहेंगे, अगर इसमें हमें बात करें इन चारों में से हमसे पूछे कि सबसे अधिक ऊर्जा वाला कौन सा है, तो सबसे अधिक ऊर्जा वाला है N। सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होगी, N की, और सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी, तो K की। सबसे कम तो हमेशा K की रहेगी,
क्योंकि के है वो पहला कोष है, ठीक है। तो सबसे कम ऊर्जा है वो है के की, और सबसे अधिक ऊर्जा किसकी है, तो एन की, इसकी है सबसे कम। क्लियर है इतना। अब देखिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी इनमें समझ में नहीं आया तो आप उसको वीडियो को रोक के या फिर बैक करके देख सकते हैं आप। अब देखिए आप एक लाइन लिख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के ओर जिन गोलाकार पथों में चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के ओर जिन गोलाकार पथों में चक्कर लगाता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कोष, कक्ष या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। और इन्हें दर्शाते किससे हैं, तो इन्हें के एल एम एन डॉट 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 से दर्शाते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में हमें क्या देखना है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो अगर अपने कोष से दूसरे कोष में जाता है, एक कोष से अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में जाता है तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं वो हमें देखना है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि यदि इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा स्तर से कम ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है, यदि इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा स्तर से कम ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो वह क्या करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। और यदि इलेक्ट्रॉन है वो कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है तो वह क्या करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है। कम ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन अगर अधिक ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है तो वह ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण करता है। कैसे करता है, अब देखिए समझिए। ये नाभिक है, इसके चारों ओर ये कोष बने हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अब देखिए यदि ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, जैसे ये है, के है, एल है, एम है, एन है, ठीक है। ये अगर इसमें जाएगा या फिर इसमें जाएगा या इसमें जाएगा, मतलब पहले तो इसमें ही जाएगा, इनमें तो कैसे जाएगा, बीच में से नहीं जा सकता ना, तो इनमें तो नहीं जाएगा, यहाँ से इसमें जा सकता है, ठीक है। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन अगर एम से किस में जाएगा, एन से अगर एम में जाएगा तो क्या होगा, एन क्या है, अधिक ऊर्जा स्तर, ऊर्जा अधिक है एन की, और एम की क्या है, कम ऊर्जा, कम ऊर्जा है एन की तुलना में एम की। तो देखिए अगर इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाले से कम ऊर्जा स्तर में जाएगा तो क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ऊर्जा को बाहर निकालेगा, ऊर्जा को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे अधिक ऊर्जा है, अब इसमें जाएगा तो इसको कम ऊर्जा की ज़रूरत है, इतनी ऊर्जा इसको नहीं चाहिए, जहाँ यहाँ पे रहने पे जितनी इसको ऊर्जा चाहिए थी वहाँ यहाँ पे उतनी नहीं चाहिए, यहाँ पे कम ऊर्जा स्तर है, कम ऊर्जा चाहिए। तो ये क्या करेगा, ऊर्जा एक्स्ट्रा जो एनर्जी होगी उसको उत्सर्जित कर देगा, बाहर निकाल देगा। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे है वो अगर यहाँ पे आता है तो उसको यहाँ पे देखिए कम ऊर्जा स्तर है और यहाँ पे आएगा तो इसको अधिक ऊर्जा चाहिए, तो ये क्या करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है, ये ऊर्जा को ग्रहण करता है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कोणीय संवेग की। बोर ने एक और नाम बताया, कोणीय संवेग नाम से इन्होंने बताया। तो कोणीय संवेग क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए कोणीय संवेग, कोणीय संवेग क्या होता है और इसका क्या मान होता है। तो देखिए बोर ने बताया कि किसी भी कोष के लिए, कोई सा भी कोष हो, के एल एम एन कोई भी कोष हो, उसके लिए कोणीय संवेग का एक निश्चित मान होता है। कोणीय संवेग का क्या होता है, मान क्या होता है, फिक्स रहता है, निश्चित रहता है। कैसे, देखिए हम चलते हैं कैसे करते हैं। बोर ने कोणीय संवेग का एक फॉर्मूला दिया था, जो क्या था, इसको कोणीय संवेग को क्या बोलते हैं, आप लिख लीजिए कोणीय संवेग, इसको हम mvr से भी दर्शा सकते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या था, तो वो था NH/2 पाई, ठीक है। ये फॉर्मूला था कोणीय संवेग का, जो
इसने दिया था, बोर ने दिया था, ठीक है। और यहाँ पे जो n होता है, n इसके बराबर क्या होता है, n बराबर क्या है, तो हम बताएंगे n बराबर है किसी भी कोस की संख्या, कोस की संख्या, कोस का नंबर क्या है वो n बराबर है, ठीक है। n क्या है यहाँ पे, किसी भी कोस का नंबर। अब देखिए कैसे हम कोस के लिए कोणीय संवेग का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन हर बार लगभग पूछा जाता है, हमें कोई भी कोस दे देंगे, जैसे हमें k दे देंगे या फिर ऐसे बोल देंगे प्रथम कोस के लिए कोणीय संवेग का मान कितना होगा, तो ये हमें करना होता है। और भी कई टाइप से क्वेश्चन होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो देखिए आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। अब हम देखिए प्रथम कोस के लिए कोणीय संवेग का मान देखेंगे और देखेंगे कि कैसे ये फिक्स रहता है। अगर हम बात करें प्रथम कोस के लिए, प्रथम कोस के लिए कोणीय संवेग, तो प्रथम कोस कौन सा होता है, k होता है, ठीक है। अब देखिए कोणीय संवेग का इन्होंने फॉर्मूला क्या दिया था, NH/2π। अब यहाँ पे n बराबर कितना होगा, k के लिए प्रथम कोस है 1 होगा, 1h बराबर 2π, इसका मान क्या हो गया h/2π, ठीक है। तो अब देखिए फिक्स कैसे रहता है, अब n का मान है वो हमेशा स्थिर रहेगा। अब अगर k कोस है, प्रथम कोस है, तो n का मान हमेशा इसका 1 ही रहेगा, 1 मान रहेगा। तो देखिए कोणीय संवेग है वो, उसका मान भी हमेशा स्थिर रहेगा, चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी। अब देखिए अगर हम बात करें दूसरे कोस की, दूसरा कोस कौन सा ले, l होता है, तो इसका क्या होगा 2h/2 NH/2π बराबर 2h/2π। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका मान क्या हो गया, इसके कोणीय संवेग का मान क्या हो गया h/π। तो अगर हमसे पूछें कि द्वितीय कोस के लिए कोणीय संवेग का मान क्या होता है, कितना होता है, तो हम करेंगे h/π। अब क्वेश्चन हमें ऐसे पूछा जाता है, जैसे पूछ लें कि प्रथम कोस के लिए कोणीय संवेग का मान कितना होता है, उसमें हमें 4 ऑप्शन दे देंगे, h/2π, NH/2π, h/π, 4h/π, कुछ भी दे देंगे। तो आपको क्या करना है, प्रथम कोस के लिए अगर हमें पूछा है तो NH/2π, हमें सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूले में हमें मान रखना है। चाहे हमें कोई भी कोस का मान पूछे, कोणीय संवेग का मान पूछे, हमें तो बस n की जगह उस कोस का मान रखना है, ठीक है। हम आसानी से ये कर लेंगे, हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद में देखिए अब देखिए बोर ने एक बात और बताई, क्या बताई कि यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, वो जो कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो कोस में चक्कर लगाता है, तो कोणीय संवेग का मान तो हमें इन्होंने फॉर्मूला दे दिया, क्या दिया था NH/2π। लेकिन इससे हम क्वेश्चन कैसे करें वो देखिए। अब बोर मॉडल के अनुसार आपको समझ में आ गया होगा बोर मॉडल पूरा। बोर मॉडल बोर ने एक चीज़ और बताई थी, वो मैं आपको बताऊं कि बोर मॉडल केवल उन्हीं स्पीसीज पे लागू होता है। बोर मॉडल है वो केवल उन्हीं स्पीसीज पे, उन्हीं परमाणु या आयन पे लागू होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो, 1 हो, जिसके इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसमें कितनी हो, 1 हो, उसमें ही बोर मॉडल लागू होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, 1 नंबर पे आता है। हीलियम है, हीलियम पे लागू नहीं होगा बोर मॉडल, लेकिन हीलियम अगर हम प्लस कर देते हैं तो इस पे क्या होगा, बोर मॉडल लागू हो जाएगा। लिथियम है, लिथियम +2 कर देंगे तो बोर मॉडल लागू हो जाएगा। इसी तरह देखिए +3, सोडियम +10, इनमें सब में देखिए इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल देंगे तो 1 ही इलेक्ट्रॉन रह रहा है। तो बोर मॉडल की एक अन्य बात क्या है कि बोर मॉडल केवल उन्हीं स्पीसीज पर लागू होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो, 1 हो, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आज के लिए इतना ही, बोर मॉडल हमारा कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।